So now we are going to study a very important theorem in the chapter, Newton-Leibniz theorem. Newton-Leibniz theorem. So we have studied differentiation, we have studied indefinite integration, and we have studied definite integration. Now it's time to connect all these things. इन सबको कनेक्ट करने वाला जो थ्योरम होता है उसे कहते हैं न्यूटन लेबनिज थ्योरम. न्यूटन ने डिफरेंशिएशन पे बहुत काम किया है, लेबनिज ने इंटीग्रेशन पे बहुत काम किया. सो ये थ्योरम क्या कहता है? दिस थ्योरम सजेस्ट दैट इफ वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स. अच्छा, इससे पहले एक चीज छोटी सी, जब हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे इस तरीके का, तो उसका आंसर आता था सम फंक्शन ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. यहाँ पे कुछ फंक्शन ऑफ एक्स होता था और उसका इंटीग्रेशन भी यहाँ पे सम फंक्शन ऑफ एक्स आता था. फिर जब हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा फ्रॉम द लिमिट्स ए टू बी, तो हम क्या करते थे, जो भी ये एंटी डेरिवेटिव या जो इंटीग्रेशन आता था इस पे हम लोग लगा देते थे अपर लिमिट लोअर लिमिट, और जो आंसर आता था एक कांस्टेंट नंबर आता था, एक रियल नंबर आता था, एक कांस्टेंट आता था. नाउ थिंक अबाउट समथिंग लाइक दिस कि अगर हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कांस्टेंट्स की जगह वेरिएबल लगा दें, मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से इंटीग्रेशन अपना है cos ऑफ टी डी टी. तो अगर मैं कहता हूं कि 0 से π/2 इंटीग्रेट करो, तो आप क्या करते हैं, आप इसको इंटीग्रेट करते हैं sin t, अपर लिमिट लोअर लिमिट π/2 0 लगा के आप आंसर देते हैं sin π/2 माइनस sin 0, दैट इज 1. सपोज अगर मैं यहाँ पे लिमिट्स को ऐसा ना लेते हुए ले लेता हूँ लेट से x से लेके e पावर x तक, सो द कैलकुलेशंस रिमेन द सेम, बट फाइनल आंसर्स पे क्या फर्क पड़ेंगे वो सोचिए आप. लिमिट्स चेंज करने पे फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखेगा, साइन ऑफ e पावर x माइनस साइन ऑफ x. द पॉइंट इज if the upper limit and lower limit of an integration are not constants, they are also function of x, तो फाइनल आंसर जो है वो भी x पे डिपेंड करेगा. मतलब ये इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगा, ये एक फंक्शन ऑफ x आएगा. तो अगर फंक्शन ऑफ x आ रहा है तो इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं हम लोग. तो इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट, cos t dt का इंटीग्रेशन किया, डेफिनेट इंटीग्रेशन किया, कुछ अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाई, जो आंसर आता है अब मैं इस आंसर को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं. So basically the topic is differentiation of definite integration. Differentiation of the definite integration where the upper limit and lower limit are not constants, they are functions of x. तो उसको कैसे करें? तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम सजेस्ट करता है कि अगर f of t dt को हम लोग लोअर लिमिट gx से अपर लिमिट hx तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो भी आंसर आएगा ऑफकोर्स एक x पे डिपेंड करेगा. तो f डैश x जो होगा dfx अपॉन dx जो होगा वो इतना होता है. अब इसको याद कैसे रखते हैं ये समझिए. इसको याद रखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन के अंदर लेट से f ऑफ t dt है, तो ये डमी वेरिएबल है, ठीक, ये t जो है डमी वेरिएबल है. सो हम लोग याद इसको ऐसे रखेंगे, अगर ये कैपिटल fx है तो f डैश x होता है जहां जहां t लिखा है वहां वहां आप ऊपर वाला फंक्शन लिख लीजिए, अपर लिमिट डाल दो. जहां जहां t लिखा है वहां वहां आप अपर लिमिट डालेंगे और उस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन h डैश x हो जाएगा, माइनस जहां जहां t लिखा है वहां वहां लोअर लिमिट डालिए g ऑफ x और उसका डिफरेंशिएशन g डैश x. तो ऐसे हम याद रखेंगे, दिस इज द टेक्निक टू रिमेंबर दिस. तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की जगह अपर लिमिट और उस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की जगह लोअर लिमिट और उस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन. ये कुछ कुछ दिखने में चेन रूल जैसा भी लग रहा है, और एक्चुअली इसका डेरिवेशन हम लोग देखें अगर तो चेन रूल से ही आता है. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड इट्स प्रूफ. प्रूफ क्या है इस थ्योरम का? सो अगर हम f ऑफ टी डी टी पे बात कर रहे हैं तो लेट अस से कि f ऑफ टी डी टी का जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा कुछ ना कुछ p ऑफ टी सम फंक्शन ऑफ t आता होगा, तो लेट अस कॉल दैट फंक्शन एज p ऑफ t, कैपिटल P ऑफ t. तो अब अगर कैपिटल fx ये इंटीग्रेशन है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव, बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ f इज p, f का एंटी डेरिवेटिव p है, तो हम लोग कह सकते हैं कि
ये डेफिनेट इंटीग्रेशन पी ऑफ टी, अपर लिमिट डालेंगे तो पी ऑफ एच एक्स माइनस पी ऑफ जी एक्स, ऐसे आ जाएगा पी ऑफ एच एक्स माइनस पी ऑफ जी एक्स। तो अगर एफ एक्स है पी ऑफ एच एक्स, ये हमने डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से लिखा है। तो अगर एफ ये है तो एफ डैश एक्स चेन रूल की मदद से हो जाएगा पी डैश ऑफ एच मल्टीप्लाइड बाय एच डैश एक्स, और सिमिलरली पी डैश ऑफ जी इंटू जी डैश ऑफ एक्स। अब डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव वाले लॉजिक से अगर f का एंटी डेरिवेटिव p है, मतलब p का डेरिवेटिव जो है वो f हो जाएगा। तो ये एक्चुअली लिखा है f ऑफ gx, क्योंकि p डैश जो है वो f के बराबर होगा, क्योंकि f का इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल p डैश है, सॉरी p है। तो इस लॉजिक से हम लोग लिख पा रहे हैं। और सेम ये जो होगा ये f ऑफ h होगा। तो ये होता है न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम। इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन क्या बनता है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए तो इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल गेट टू द एडवांस लेवल कि इसके क्या क्या वेरियस एप्लीकेशंस बन सकते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल, एक सिंपल इलस्ट्रेशन से आप पहले समझिए कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। सो लेट्स से द क्वेश्चन इज, अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो है इंटीग्रेशन रूट साइन टी डी टी, लोअर लिमिट इज एक्स, अपर लिमिट इज एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश कैसे लिखेंगे हम, न्यूटन लेबनिट्ज की मदद से। ध्यान से समझो और समझना, और ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, जिस मैं आज भी इसी स्टेटमेंट पे रिलाई करके एफ डैश लिखता हूं। तो क्या स्टेटमेंट, जहां जहां टी लिखा है वहां वहां लगाइए आप अपर लिमिट, दैट इज एक्स स्क्वायर, अपना अपर लिमिट एक्स स्क्वायर है इस केस में, मल्टीप्लाइड बाय, ये चेन रूल की वजह से, उस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ये हो गया पहला कंपोनेंट, माइनस जहां जहां टी लिखा है वहां वहां लोअर लिमिट, मतलब x, मल्टीप्लाइड बाय उस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, दैट इज 1। तो इस तरीके से आप एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। तो यही होता है न्यूटन लेबनीज थ्योरम। और इसका एक स्पेशल केस है जो आप अलग से, मतलब याद क्या रखना, अगर आपको ये न्यूटन लेबनीज आता है जनरल तो ये भी आप कर लोगे, बट स्पेशल केस इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए अलग से इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। क्या कि f इज कंटिन्यूअस इन सम इंटरवल a कॉमा b। अगर f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो एक नया फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, gx, f ऑफ टी डी टी ए से x, f ऑफ टी डी टी ए से x अगर इंटीग्रल है इसको gx बोलेंगे। ये भी कंटिन्यूअस होगा, ये भी डिफरेंशिएबल होगा, और जो g डैश x होगा वो fx होगा। तो ये g डैश x fx के बराबर कहां से आया, ये न्यूटन लेबनीज से ही आया है। कैसे, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आप अगर g डैश एक्स लगाते हैं तो क्या बोलता है न्यूटन लेबनीज थ्योरम, जहां जहां t लिखा है वहां वहां अपर लिमिट मल्टीप्लाइड बाय अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो 1 हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन, माइनस जहां जहां t लिखा है वहां वहां लोअर लिमिट मल्टीप्लाइड बाय लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। अब क्योंकि a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसीलिए g डैश एक्स जो आएगा वो आता है fx। और ये सब न्यूटन लेबनीज थ्योरम की बातें हम तब करते हैं जब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट में से कम एक बंदा अपना वेरिएबल हो, x का फंक्शन हो। अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों कांस्टेंट है ना, अगर a से b जा रहे हैं हम, तो ये वाला जो कंपोनेंट है कौन सा, ये h डैश एक्स और g डैश एक्स, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, ये 0 हो जाता है क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट a से लोअर अपर लिमिट b, अगर ऐसा कुछ है तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये फंक्शन ऑफ x नहीं आएगा। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही आ जाएगा। तो इसलिए ऐसा कोई पूछता भी नहीं, इसका डिफरेंशिएशन कोई आपसे पूछेगा भी नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसके अपर लिमिट लोअर लिमिट कांस्टेंट रियल नंबर्स हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा क्योंकि वो कांस्टेंट आएगा, x पे डिपेंड नहीं करेगा। ये न्यूटन लेबनीज की बातें हम तब करते हैं जब अपने को लिमिट्स ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x दिया होता है तब। तो कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं इस पे, आइए। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, लेट g ऑफ x इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस रूट टी डी टी 2 से एक्स स्क्वायर। तो देखो पूछा गया आपसे जी फंक्शन नहीं पूछा, आपसे पूछा जी डैश 9 कितना होगा। तो अगर क्वेश्चन जी डैश 9 है पूछा है, तो एक काम आप ये कर सकते हैं, आप इसका इंटीग्रेशन करके फिर आप उसको डिफरेंशिएशन करना, तो उससे बेटर है कि आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर लो यूजिंग न्यूटन लेबनीज थ्योरम। कैसे होगा ये? स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसे? न्यूटन लेबनीज थ्योरम। क्या बोलता है न्यूटन लेबनीज थ्योरम? जी डैश एक्स, जहां जहां टी लिखा है वहां वहां लिखिए आप एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, माइनस जहां जहां टी लिखा है वहां वहां पे लोअर लिमिट 2, और 2 का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा अब एक बात समझ लो, अगर कोई लोअर लिमिट या अपर लिमिट कांस्टेंट है, तो आप उसको सॉल्व ही मत करो, क्योंकि देखो आप कांस्टेंट जहां जहां टी लिखा है वहां वहां आप वो कांस्टेंट डालोगे, बट बाद में उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 मल्टीप्लाई होने से ओवरऑल जो वो इफेक्टिव वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। तो इसलिए कांस्टेंट्स को ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको 0 लेके सॉल्व कर सकते हैं। सो जी डैश एक्स क्या बनता है अपने क्वेश्चन में? जी डैश एक्स बनेगा 2x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, तो 2x अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। अपने को 9 पे पूछा है, तो अपन आंसर दे देंगे इस क्वेश्चन में 2 इंटू 9 अपॉन 1 प्लस 9, दैट इज 10, सो 9 अपॉन 5। फाइनल आंसर हो जाएगा इसमें 9 अपॉन 5। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। फिलहाल इसको आप होल्ड पे रखिएगा, फर्स्ट सेकंड जो है और इनफैक्ट थर्ड भी, ये थोड़े एडवांस प्रोफाइल्स हैं इस पे जो बन सकते हैं। मैं अभी इजी प्रोफाइल लेना चाहूंगा पहले, तो हम लोग कर लेते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। फर्स्ट सेकंड और थर्ड अपन होल्ड पे रखते हैं। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो कैसा बनेगा। ये एफ एक्स दे रखा है और बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एल एन एक्स। तो ये थोड़ा सा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर भी रिकॉल होगा आपका। आपसे पूछा गया है डी एफ एक्स अपॉन डी एल एन एक्स, क्योंकि एल एन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछा गया, और कहां पे? एट एक्स इक्वल टू एल एन टू। तो कैसे सॉल्व करते थे इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो इसको हम लोग सॉल्व करते थे, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स निकाल लिया करते थे, और होल डिवाइड बाय डी एल एन एक्स अपॉन डी एक्स। सो दिस बिकम्स एफ डैश एक्स और एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। तो एक्स एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है अपने को एट एक्स इक्वल टू एल एन टू। तो एफ डैश एक्स कैसे कैलकुलेट होगा? वो न्यूटन लेबनीज से होगा। सो एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं यूजिंग न्यूटन लेबनीज थ्योरम। तो क्या होगा एफ डैश एक्स? जहां जहां टी लिखा है वहां वहां अपर लिमिट, जहां जहां टी लिखा है वहां वहां अपर लिमिट, मल्टीप्लाइड बाय उस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो 3e⁻3t, ये चेन रूल से लिख रहा हूं मैं, माइनस जहां जहां टी लिखा है वहां वहां लोअर लिमिट, और उस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, ये चेन रूल की वजह से। तो ये आ गया आपका एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या बनेगा? x इंटू एफ डैश एक्स का मतलब हो जाएगा x इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू है, अच्छा सॉरी, ये t नहीं, ये x आएगा, यहाँ पे x आएगा, माय फॉल्ट, आई जस्ट ऑब्जर्व्ड इट। यहाँ पे ये x आएगा और यहाँ पे भी x आएगा, और ये भी x हो जाएगा। t तो कहीं होगा ही नहीं, जहां जहां ये लिखा है आप कंफ्यूज हो, इससे बेटर मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, ये सब x आएगा, t इज जस्ट अ डमी वेरिएबल, तो 2x और 2x। सो एफ डैश एक्स क्या बनेगा? ये बन जाएगा 3e⁻6x अपॉन, ये भी x हो जाएगा, माय फॉल्ट, ये 3x माइनस 2e⁻4x अपॉन 2x। तो इस तरीके से ये इफेक्टिवली लिखा है e⁻6x माइनस e⁻4x। तो ये अपना डी एफ एक्स अपॉन डी एल एन एक्स है, और किस x की वैल्यू पे चाहिए अपने को? एट x इक्वल टू एल एन टू। तो यहाँ पे आप x को एल एन टू डाल देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2⁻6 माइनस 2⁻4, दैट इज 64 माइनस 16, 48। तो अपना आंसर हो जाएगा 48। यस 48। ये था अपना फोर्थ प्रॉब्लम।
सिमिलरली फिफ्थ प्रॉब्लम जो रहेगा उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे? सो फिफ्थ प्रॉब्लम जो है एक और, अब इसमें मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट्स लगाने, तो x एज अ फंक्शन ऑफ y दिए तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स को y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएशन होगा? LHS तो dx बाई dy, RHS सोचो, जहां जहां t लिखा है वहां वहां अपर लिमिट, जहां जहां t लिखा है वहां वहां अपर लिमिट, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग। हमने क्या स्टार्ट लिया है? वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। आप x के रिस्पेक्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं, आंसर सेम ही रहेगा, बट वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू y। और सेकेंड टर्म जहां जहां t लिखा है वहां वहां जीरो, और जीरो का डिफरेंशिएशन जो है वो तो जीरो हो जाता है। इसी को उल्टा लिखें तो dy बाई डी एक्स बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर। बस खत्म, न्यूटन लेबनीज थ्योरम का काम खत्म, इतना ही काम था। अब आपने को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव पूछा है, तो नाउ वी विल डिफरेंशिएट। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा हाफ अंडर रूट 1 प्लस 4y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, चेन रूल की मदद से आएगा 4y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 8y, बट ये y के रिस्पेक्ट में है तो चेन रूल के हिसाब से एक और हमें dy बाई डी एक्स देना पड़ेगा। These are all the basics which you learn in the chapter method of differentiation। तो डबल डेरिवेटिव को हमें k टाइम्स y एक्सप्रेस करना है। अब k टाइम्स y कैसे एक्सप्रेस करें? हम लोग जानते हैं dy बाई डी एक्स का वैल्यू है 1, तो ये सॉरी 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4y स्क्वायर, तो ये 4y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4y स्क्वायर है, और ये जो dy बाई डी एक्स है इसको हम इस तरीके से फिर से लिख लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 4 टाइम्स y। तो k का वैल्यू कंपेयर करके 4 आ रहा है, आंसर विल बी 4। सो जस्ट यू हैव टू बी केयरफुल, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप और कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं, ये सब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर का खेल है। बस यहाँ पे न्यूटन लेबनीज थ्योरम जो आपने नया सीखा है वो आपको हेल्प करेगा इन टाइप के एक्सप्रेशंस को डिफरेंशिएट करने में। ऐसे एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं इनको डिफरेंशिएशन करने में मदद करेगा। जस्ट यू हैव टू बी केयरफुल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन पे कि इसमें एक्चुअली पूछा क्या जा सकता है। तो इसको आप अभी इग्नोर करो ये आंसर को। इसमें ये पूछा जा सकता है कि फाइंड द फंक्शन एफ एक्स। क्वेश्चन है इफ x बिलोंग्स 0 से पाई बाय 2 एंड एफ एक्स इज इतना, देन फाइंड एफ एक्स, या सिंप्लीफाइड वर्जन निकालिए एफ एक्स का। तो बात यह है, यह कुछ भी पूछ सकता है, लेट से एफ ऑफ 100 पूछ सकता है, सपोज ऐसा क्वेश्चन होगा तो व्हाट इज द एफ ऑफ वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2020, दिस इज द क्वेश्चन। इफ x बिलोंग्स टू द इंटर, अच्छा 0 से पाई बाय 2 है तो सॉरी ये भी नहीं पूछ सकते, तो कुछ पूछ लेंगे, लेट से एफ ऑफ पाई बाय 10 बता दो कितना होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन। x बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 से पाई बाय 2 और एफ एक्स ये है, तो बताओ भाई एफ ऑफ पाई बाय 10 कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक्चुअली खेल ये है कि हम लोग अगर उसका एफ डैश एक्स स्टडी करें, इफ वी स्टडी द एफ डैश एक्स, तो वो क्या होगा, जहां जहां t लिखा है वहां वहां अपर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और जीरो पे तो जीरो ही आएगा मामला। फिर प्लस सेकंड वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, माइनस लोअर लिमिट की वजह से जीरो। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो है साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में खेल चल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से साइन एक्स पॉजिटिव होता है तो मॉड हट जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो एक्स होता है। बिल्कुल सिमिलर वे में, बिल्कुल सिमिलरली ये जो होगा ये भी एक्स ही लिखा है, तो पता है एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा जीरो। क्यों जीरो आ रहा है, क्योंकि x साइन 2x माइनस एक्स साइन 2x बन रहा है, ये एफ डैश एक्स जीरो, और ये हर पॉइंट डोमेन के हर रियल नंबर के लिए, फॉर ऑल x इन द डोमेन 0 से पाई बाय 2 में हर x के लिए एफ डैश जीरो आ रहा है।
दिस मीन्स fx must be a constant function. f dash x हमेशा 0 आ रहा है हर x के लिए, तो ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं? कांस्टेंट फंक्शन. fx must be a कांस्टेंट फंक्शन. तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 आता है हमेशा. तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम से हमने ये आइडिया लगा लिया कि यार fx तो कांस्टेंट है, मतलब fx कांस्टेंट का मतलब आप f ऑफ एनीथिंग इन द डोमेन निकाल लो, वो सेम वैल्यू आएगी, एक सेम कांस्टेंट नंबर आएगा. अब आपको अपना कॉमन सेंस लॉजिक लगा के एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसपे आप एक्चुअली सॉल्व कर पाओ. तो मैं पता है कौन सा नंबर सिलेक्ट करूंगा? मैं सिलेक्ट करूंगा लिमिट्स को देख के. लोअर लिमिट है 0 और 0, अपर लिमिट है साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स. तो आप सोचिए ऐसा कौन सा एक्स है जिसपे ये दोनों मैच कर जाए, ये दोनों एग्री कर जाए आपस में, बढ़िया से मामला फिट हो जाए. पाई बाय 4. पाई बाय 4. क्यों पाई बाय 4? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आई वुड सजेस्ट यू आप एफ ऑफ पाई बाय 4 देख लो. एफ ऑफ पाई बाय 4 पे क्या होगा? ये बन जाएगा 0 से हाफ साइन इनवर्स रूट टी डी टी, और सेकंड वाला भी 0 से हाफ ही बन जाएगा कॉस इनवर्स रूट टी डी टी. तो फायदा ये होगा कि लिमिट्स सेम होने से हम उसको कॉमन निकाल लेंगे और इकट्ठा वो सॉल्व हो जाएगा. अलग अलग सॉल्व नहीं हो पा रहा था, इकट्ठा इजीली सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी होता है पाई बाय 2. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ सेम इनपुट इज पाई बाय 2. तो आंसर आ गया पाई बाय 4. एंड ऑल्सो बिकॉज वी नो दैट fx is constant, because we know that fx is constant for all x belongs to 0 से पाई बाय 2, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू हमने स्पेसिफिकली पाई बाय 4 पे डाल दी. तो फंक्शन क्या हो जाएगा? fx भैया पाई बाय 4 है हर x के लिए. fx is पाई बाय 4 फॉर ऑल x 0 से पाई बाय 2. अब वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, वो पाई बाय 10 पे पूछेगा, अगर पाई बाय 10 पे पूछता है तब भी आप जवाब तो सेम ही दोगे ना. आंसर विल बी पाई बाय 4. सो दिस वाज अ प्रोफाइल ऑफ प्रॉब्लम जो इस पे बन सकता है. सिमिलरली सिंप्लीफाई दिस थिंग. आंसर 1 है. तो मैं आपको स्टार्ट देता हूं. आप फंक्शन अज्यूम करो fx इंटीग्रेशन 1 बाई ई से 10x t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी और 1 बाई ई से cot x. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है. मैं आपको स्टेप्स बताता हूं, आप उन स्टेप्स को फॉलो करके ट्राई दिस प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल आप f डैश x फिगर आउट कीजिए. ठीक, यहां कुछ बनेगा प्लस यहां कुछ बनेगा, फिगर आउट वो 0 आना चाहिए. और फिर सेम लॉजिक, fx इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल x, ऐसा बन जाएगा. और फिर आप x की वैल्यू क्या डालना पता है? कौन से x पे आप चेक करना? लोअर लिमिट 1 बाई लोअर लिमिट 1 बाई अपर लिमिट 10x और cot x को सेम बनाने की कोशिश करना. तो 10x और cot x सेम कब बनेगा? पाई बाय 4 पे. तो आप पाई बाय 4 पे वैल्यू कैलकुलेट करना. इंटीग्रेशन 1 बाई ई से 1 बनेगा, 1 बाई ई से 1 बनेगा, सेम जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कहता है, कॉमन निकलेगा एंड ये 1 आना चाहिए. तो ये होमवर्क रहेगा आपका सॉर्ट ऑफ. स्टेप्स मैंने आपको बता दी हैं. समझ में नहीं आई अगर तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए. सेकंड क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम प्रोफाइल, यू कैन ट्राई देम. सिमिलरली अब थर्ड पे बात करते हैं. थर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसमें जो खेल है वो ये है, इंटीग्रेशन के अंदर ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी नहीं आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए. अगर आप न्यूटन लेबनीज लगाना चाहते हो तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए. अगर नहीं होता तो आप न्यूटन लेबनीज नहीं लगा सकते. दिस इज एन इंपॉर्टेंट वार्निंग कॉशन. देखो ये जो लिखा है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना जरूरी है. एफ ऑफ टी डी टी है तो सिर्फ टी होने चाहिए, एक्स नहीं फंसे हुए होने चाहिए. अगर एक्स फंसे हुए होंगे तो आप डिफरेंशिएशन नहीं लगा सकते. मीनिंग अगर थर्ड क्वेश्चन के ए पार्ट में कोई ये लिख रहा है, थर्ड क्वेश्चन के ए पार्ट में अगर कोई लिख रहा है, सर आपने सिखा है जहां जहां टी लिखा है वहां वहां अपर लिमिट एक्स स्क्वायर लगाइए और उस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस, सिमिलरली जहां जहां वो लिखा है तो वैसा करोगे तो गलत है, ये आप नहीं कर सकते. क्यों पता है? इस x की वजह से. दिस इज
कल्प्रिट, ये चोर है, ये परेशानी है अपनी, ये अपने को न्यूटन लेबनीज नहीं लगाने देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये परेशान करेगा आपको। तो सिर्फ इस वजह से हम थर्ड क्वेश्चन में न्यूटन लेबनीज थ्योरम नहीं लगा सकते। न्यूटन लेबनीज नॉट एप्लीकेबल हियर। तो फिर क्या करें? तो फिर बेटा आपको कन्वेंशनल तरीके से जाना पड़ेगा। कन्वेंशनल तरीके से मतलब यहाँ तो आप x को आज़ाद करा दो, यहाँ तो आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो। जैसे थर्ड का a पार्ट है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इस रूट एक्स से एक्स स्क्वायर को हम इसको दो हिस्सों में देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक है ये माइनस सेकेंड हिस्सा है ये। अब इसमें आप न्यूटन लेबनीज लगा सकते हो। न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला एप्लीकेबल यहाँ चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर कहीं एक्स नहीं फंसा, नहीं, प्योर फंक्शन ऑफ टी है। तो इस पे आप जो कन्वेंशनली सीख रहे हो वो आप लगा सकते हो। इसमें अभी भी एक्स फंसा हुआ है, बट इस एक्स को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं ना। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना है, इंटीग्रेशन तो टी के रिस्पेक्ट में। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज टी, तो ये एक्स बाहर आ सकता है इसके। अब आप इसको प्रोडक्ट रूल से करना। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा पता है? इसका डिफरेंशिएशन होगा, x को डिफरेंशिएट किया, ये इंटीग्रेशन वाला चीज छोड़ दिया, फंक्शन ही है ना ये, फंक्शन ऑफ x ये, तो ये इसको छोड़ दिया, x को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस x को छोड़ दिया और इतने हिस्से को डिफरेंशिएट किया। और इतने हिस्से को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, वो आप न्यूटन लेबनीज थ्योरम से कर लेंगे। क्योंकि अब इसमें x फंसा हुआ नहीं है, तो इस पे न्यूटन लेबनीज थ्योरम एप्लीकेबल है। तो ये बनता है इसका टेक्निक। और सिमिलरली आप बी पार्ट भी कर सकते हो। हालांकि बी पार्ट तो स्टैंडर्ड है, बी पार्ट में तो इंटीग्रेशन ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है, मैं तो इसको सॉल्व करना पसंद कर लूंगा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स टी अपॉन एक्स, बाहर 1 अपॉन एक्स। प्लीज रिमेंबर इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो और आप इसको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन टी है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स tan इनवर्स 1। तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। अब इसको आप कर लीजिए डिफरेंशिएट। तो आई बात समझ में? जहां न्यूटन लेबनीज नहीं लग रहा है वहां पे आप नॉर्मल अपना टेक्निक लगाओ, डिफरेंशिएशन का यहाँ इंटीग्रेशन कर लो। हालांकि इन टाइप के प्रॉब्लम्स को टैकल करने का एक और तरीका है जो हम आगे बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ यू कैन टैकल इट लाइक दिस। सो कंटिन्यूइंग अवर डिस्कशन ऑन न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, सिक्स्थ वाला। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर में हमने डिफरेंट वेराइटीज ऑफ या डिफरेंट प्रोफाइल ऑफ प्रॉब्लम्स देखे थे कि कैसे कैसे डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है। उसी में अब न्यूटन लेबनीज का तड़का लग के ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो वेरिएबल्स पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे रूट जेड साइन जेड डी जेड का इंटीग्रेशन है, लिमिट्स 1 से टी स्क्वायर है। सो वी कैन से दैट जो भी x इक्वल टू आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ t आएगा। और सिमिलरली y के लिए भी जो सॉल्व करके आएगा कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ t आएगा। डमी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो है z। तो क्या पढ़ा था भाई मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में, कि अगर हमें dy बाई dx निकालना है, सो dy बाई dx कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो हम लोग dy बाई dt निकाल सकते हैं और नीचे dx बाई dt निकाल सकते हैं, और इसी रेशियो को हम लोग dy बाई dx कह सकते हैं। तो क्यों मैंने dy बाई dt और dx बाई dt का जिक्र किया है, क्योंकि हम लोग न्यूटन लेबनीज थ्योरम से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सो dy बाई dt और dx बाई dt हम लोग निकालेंगे न्यूटन लेबनीज डिफरेंशिएशन से। तो पहले बात करते हैं dy बाई dt की। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो जहां जहां z लिखा है वहां वहां अपर लिमिट 2 इंटू 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हो गया अपना अपर लिमिट का खेल, माइनस जहां जहां z लिखा है वहां वहां रूट टी। अच्छा, अब आप लोग समझ गए कि ये जब एक लिमिट कांस्टेंट नंबर होती है तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं होती, तो वो डिफरेंशिएशन 0 ही आता है। तो जहां जहां z लिखा है वहां वहां रूट टी,
कॉस ऑफ रूट टी का स्क्वायर, और रूट टी का डिफरेंशिएशन चेन रूल से 1/2 रूट टी। तो ये अपना dy बाई डी टी। अब dx बाई डी टी सेम वे में जो होगा वो हो जाएगा, पहले अपर लिमिट के लिए जहां जहां z लिखा है वहां वहां टी स्क्वायर, जहां जहां z लिखा है वहां वहां टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, और फिर 1 कांस्टेंट है तो वो फाइनली उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही आना है। सो dy बाई dx टर्न्स आउट टू बी माइनस ऑफ t cos ऑफ t, और नीचे वाला 2 रूट टी इसको कैंसिल आउट कर देगा, और यहाँ पे t sin t स्क्वायर इंटू 2t। सो कैंसिलेशन करके हम लोग अकॉर्डिंगली आंसर दे सकते हैं। आंसर t की टर्म्स में रह जाएगा, तो आंसर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करके बोल सकते हैं -1/4 t की पावर 3/2 cos ऑफ t, और नीचे sin ऑफ t स्क्वायर। सो इन दिस वे डिफरेंशिएशन कैन बी डन। तो ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हो गया। बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट जो है उसको भी आप सेम वे में टैकल कर सकते हैं। इनफैक्ट आई थिंक प्रोफाइल सेम ही है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, तो आप इसको होमवर्क की तरह ट्रीट कीजिए। आंसर ए ऑप्शन आना चाहिए। सो यू ट्राई दिस प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल। इन टाइप के जो सवाल होते हैं, जैसे ये सवाल हो गया या ये सवाल हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है न्यूटन लेबनीज थ्योरम का। तो ये क्या कॉम्बिनेशन बनता है पता है? एक तो आपका लोपितास रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल जिसको आप कहते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल एंड न्यूटन लेबनीज डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला, इन दोनों का एक बढ़िया सा कड़क कॉम्बिनेशन है, और इस पे बहुत फ्रीक्वेंटली सवाल बनते हैं। इस कॉम्बिनेशन पे बहुत फ्रीक्वेंटली सवाल बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जेई मेन एडवांस में। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा और लॉजिक पकड़िएगा, देन यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ। सो लेट्स सपोज दिस इज द प्रॉब्लम। सेवेंथ प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो सेवेंथ प्रॉब्लम में बिकॉज x इज अप्रोचिंग टू 0, तो लिमिटिंग कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इंटीग्रेशन 0 से 0। अगर एक 0 को अप्रोच कर रहा है तो उसका स्क्वायर भी 0 को अप्रोच करेगा। सो 0 से 0 इंटीग्रेशन ऑफ एनीथिंग इज एक्चुअली 0। तो न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है लिमिटिंग केस में, और डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है। सो वी कैन से दैट जब हम सेवेंथ प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सो वी कैन से दैट द गिवन क्वेश्चन इज ऑफ 0 by 0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म। तो 0 by 0 फॉर्म में हम लोग अपना LH रूल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल लगा सकते हैं। नाउ ये क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल, कि भाई न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो, न्यूमरेटर का डैश और डिनोमिनेटर का डैश अंडर द सेम लिमिट्स, यही होता है LH रूल। सो जब आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे, x sin x का डिफरेंशिएशन होगा 1 sin x प्लस x cos x। नाउ द ब्यूटीफुल पार्ट हियर इज कि आप न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन देखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करने के लिए अपने को आना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन अंडर द वेरिएबल लिमिट्स। तो यहाँ पे न्यूटन लेबनीज आ जाएगा, और आप इसको न्यूटन लेबनीज रूल से डिफरेंशिएट कर लेंगे। जहां जहां t लिखा है वहां वहां एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस लोअर लिमिट कांस्टेंट है 0, तो फाइनली उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होने वाला है। तो बस इतना, ये जो एक स्टेप था इसी में न्यूटन लेबनीज यूज हुआ है। उसके बाद आपके अंडरस्टैंडिंग है कि आप कैसे करते हो, ये एक लिमिट का स्टैंडर्ड सवाल हो जाएगा। तो मुझे जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि हम लोग एक x को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 2 cos x पावर 4 बन गया। न्यूमरेटर में से एक x कॉमन निकाल लिया, और डिनोमिनेटर को हम लोग एक x कॉमन निकाल के ऐसे रीड कर लेंगे, sin x अपॉन x प्लस cos x। वाई? बिकॉज यहाँ पे आप अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो। न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग टू 2 into 1, sin x अपॉन x की लिमिट 1 को जाती है when x approaches to 0, और cos 0 1 पे जाता है। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल लिमिट्स ले सकते हो, और फाइनल आंसर जो हम रिपोर्ट करेंगे इसका वो हो जाएगा 2/2, दैट इज 1। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि कैसे एल हॉस्पिटल रूल एंड न्यूटन लेबनीज डिफरेंशिएशन आर कंबाइंड। सो लेट अस ट्राई सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। एट्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन में दिया है एक फंक्शन f(x) इन टर्म्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, और लिमिट
पूछी है, आई थिंक आंसर दे रखा है तो इसको अभी आप भूल जाइए, आंसर ही है। पूछा है एफ डैश एक्स अपॉन एक्स कितना होगा। तो अगर एफ एक्स गिवन है तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे हम लोग, न्यूटन लेबनीज डिफरेंशिएशन से। सो जहां जहां टी लिखा है वहां वहां एक्स, जहां जहां टी लिखा है वहां वहां एक्स, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, और जीरो वाले केस में तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप सोचेंगे सर यहाँ तो जीरो रख नहीं पा रहे हैं, डोमेन में नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिमिटिंग ले लेंगे। तो x अप्रोचिंग टू जीरो प्लस साइन स्क्वायर टी बाय 2 का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाय 2 x, और फिर उसका बट उसका डिफरेंशिएशन जीरो ही आने वाला है जब, तो इसमें मल्टीप्लाई जीरो ही होने वाला है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो वो ओपन इंटरवल से होता है। सो फाइनली एफ डैश एक्स जो रहेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, और हमसे जो लिमिट पूछी है तो वो लिमिट हो जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एफ डैश एक्स अपॉन एक्स। सो यू कैन सॉल्व इट अकॉर्डिंगली, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये लिमिट 1/4 नजर आ रही है मुझे, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐसे कर लेंगे। ये जो है ये 1 को अप्रोच करता है। सो इसमें ऐसा हो जाएगा 8th प्रॉब्लम। 9th वाला जो है, 9th वाला इसको देख लेते हैं। अगेन कौन सा फॉर्म है ये, 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म में क्या होगा, LH लग जाएगा, एल हॉस्पिटल्स रूल लग जाएगा। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिए। सो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करने के लिए यू शुड नो हाउ न्यूटन लेबनीज डिफरेंशिएशन वर्क्स। अच्छा, एक चीज अब यहाँ पे बहुत बढ़िया, कैन न्यूटन लेबनीज बी अप्लाइड हियर इन द न्यूमरेटर। न्यूटन लेबनीज रूल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, इस पे हमने बात की थी। अंदर x फंसा हुआ है, अंदर एक x फंसा हुआ है, तो वो आप अभी नहीं लगा सकते। सो इसीलिए हमें इसको अच्छे से टैकल करना पड़ेगा, उस x से हमें पहले छुटकारा पाना पड़ेगा। सो लेट अस ट्राई दिस प्रॉब्लम ऑन अ फ्रेश पेज। ओके, सो क्या है प्रॉब्लम, x इंटू ई की पावर टी स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो है, इंटीग्रेशन के अंदर x इंटू लिमिट ऐसा दे रखा है 0 से x, और डिनोमिनेटर है 1 माइनस e पावर एक्स स्क्वायर, इजंट इट। हम लोग 9th प्रॉब्लम कर रहे हैं, 1 माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर और x e पावर टी स्क्वायर, x 0 पे जा रहा है, ठीक। अभी लिमिट हम लोग इस पे हम लोग न्यूटन लेबनीज नहीं लगा सकते। व्हाई, बिकॉज दिस इज द कल्प्रिट। ये है वो चोर, ये है वो गुनहगार जो हमें न्यूटन लेबनीज नहीं लगाने दे रहा है। सो व्हाट शुड वी डू, इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू t। तो अगर हम चाहें तो x को बाहर निकाल सकते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा है, तो ये बाहर आ गया। अब आप लोग लगाइए न्यूटन लेबनीज या जो भी हम लगाना चाह रहे थे एल हॉस्पिटल रूल, अब हम लोग वो चीज कर सकते हैं। बट माय सजेशन विल बी कि आप डायरेक्टली अटैक करने से पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद होंगे आपको कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो e पावर h माइनस 1 अपॉन h, ये लिमिट 1 को जाती है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, and we can say that this limit will go to -1, this number will approach to -1. So the question becomes limit x approaching to 0, न्यूमरेटर में एक x 0 से लेके x e पावर टी स्क्वायर dt, डिनोमिनेटर में क्योंकि ये लिमिट अलग से सॉल्व हो रही है तो हम इसको -1 ले सकते हैं, और ये बचा एक्स स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा। अब ये क्वेश्चन एक आसान प्रॉब्लम है, अभी भी वो 0/0 फॉर्म में, बट अब इजीली LH लग पाएगा। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हम लोग अलग से कर लेंगे न्यूटन लेबनीज से, और डिनोमिनेटर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बाहर माइनस तो लगा ही हुआ था, और लिमिट जो है वो x अप्रोचिंग टू 0 है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा मुझे नजर आ रहा है वो है -1। सो लिमिट के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आप रिकॉल कीजिए। यहाँ पे एक्चुअली h क्या पूरा फंक्शन ऑफ
एच भी हो सकता है, एनीथिंग विच अप्रोचेस टू 0, तो -1 आएगा इसका फाइनल आंसर। लिमिट चैप्टर का और न्यूटन लेबनीज का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन, आंसर विल बी -1। ये था 9th प्रॉब्लम। लेट अस मूव टू 10th प्रॉब्लम। 10th प्रॉब्लम में डबल डेरिवेटिव की चर्चा की गई है, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। पहले dy by dz निकलेगा यूजिंग द न्यूटन लेबनीज प्रिंसिपल। जहां जहां x लिखा है वहां वहां z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z, और लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो उसकी वजह से कुछ नहीं आएगा, -0 ही रहेगा। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर इसको आप फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो d2y by dz स्क्वायर, आई थिंक देयर इज नथिंग, नो मोर ट्रिक, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्वेश्चन रूल लगेगा, आप लोग इसको सिंप्लीफाई कीजिए, फाइनल आंसर -2 आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम, तो होमवर्क रहेगा आगे, ठीक, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, नथिंग न्यू इन दैट। हाँ, ये देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। अगेन आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट दैट, जैसे सपोज ये अपना 5x गिवन है और पूछा है 5" प्लस 5x, तो इसमें अभी न्यूटन लेबनीज नहीं लगा सकते। इस पॉइंट पे मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, कब कब न्यूटन लेबनीज आप नहीं लगा सकते। देखो, अगर मैं 5' लिखना चाहता हूं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो अब एक बात समझो, अगर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो t है, तो इसके साथ जो भी लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ t पे डिपेंड करना चाहिए, शुड ओनली डिपेंड ऑन t। जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो जो ये x लिखा है ये कल्प्रिट है, ये आपको डिफरेंशिएट नहीं करने देगा, यू कैन नॉट अप्लाई न्यूटन लेबनीज हियर। तो इसमें आपको पहले मैनिपुलेट करना पड़ता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन कैन बी अप्लाइड, कि आप पहले प्रॉब्लम को ब्रेक करो। आप इसको ऐसे देखो, 0 से x phi t dt, सेकेंड हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 0 से x t phi t dt। तो अब क्या होगा, इस पोर्शन पे न्यूटन लेबनीज लग सकता है, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन के अंदर एक भी x नहीं फंसा। इसमें अभी भी दिक्कत है, इसमें हम नहीं लगा पा रहे क्योंकि ये x फंसा हुआ है। सो व्हाट वी विल डू इज, इस x को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लेके आ सकते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू t। अब आप लोग लगाइए इस पे डिफरेंशिएशन, तो 5' विल बी cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। अब इसको आप प्रोडक्ट रूल की तरह देखिए, ये पूरा प्रोडक्ट रूल की तरह कहा जाएगा। तो x को डिफरेंशिएट किया, 0 से x phi t dt का इंटीग्रेशन, इसको छोड़ दिया, फिर एक बार x को छोड़ दिया और ये इंटीग्रल वाले को डिफरेंशिएट किया, और वो कैसे डिफरेंशिएट होगा, वो प्रोडक्ट रूल से होगा, ठीक। तो इसकी वजह से ये दो कंपोनेंट्स आएंगे, और लास्ट टर्म का जो डिफरेंशिएशन है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है न्यूटन लेबनीज डिफरेंशिएशन से। दिस इज 5' x, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, 5" विल बी माइनस cos x। अब ये हो जाएगा -5x न्यूटन लेबनीज से। अब प्रोडक्ट रूल, x को डिफरेंशिएट किया, फाइ को छोड़ दिया, फिर x को छोड़ा और फाइ का डिफरेंशिएशन, और लास्ट टर्म जो, अच्छा ये तो कैंसिल ही हो गया ना, ओके, तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी हमें, आई थिंक हाँ यहीं तक अपना काम बन गया था। तो ये हो गया अपना चीज, और ये आंसर भी आ गया, खत्म। 5" plus 5x turns out to be cos x, sorry, minus cos x. So in this way such problems are tackled. तो ये था एक collection of problems, collection of variety of problems on Newton-Leibniz differentiation. अब हम लोग बात करते हैं एक और चीज की, जिसे कहते हैं मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज थ्योरम। देखने में ये डरावना लग सकता है, बट डोंट गेट स्कैर्ड बाय दिस थिंग। मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज थ्योरम, तो ये उस प्रॉब्लम को इनकाउंटर करता है जो हमने डिस्कस की कि हम कब न्यूटन लेबनीज नहीं लगा पा रहे थे। देखो, कन्वेंशनल न्यूटन लेबनीज क्या था, fx जो रहता है फंक्शन ऑफ x, वो होता था g ऑफ t dt, सम फंक्शन ऑफ t, इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में था, डमी वेरिएबल था, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाते थे। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते थे हम लोग, जहां जहां t वहां वहां phi 2,
और फिर phi 2 का डिफरेंशिएशन माइनस जहां जहां t वहां phi 1 और phi 1 का डिफरेंशिएशन। दिक्कत तब आती है कब हम लोग कन्वेंशनल न्यूटन लेबनीज नहीं लगा पाते, जब ये इंटीग्रेशन के अंदर जो लिखा है वहां पे t के साथ साथ ये x भी फंस जा रहा था, जिसको मैं कल्प्रिट कह रहा था, जो गुनहगार था, जिसकी वजह से हम लोग न्यूटन लेबनीज नहीं लगा पा रहे थे। तो उसमें अगर हम प्रॉब्लम्स को टैकल करें तो एक तरीका होता है जो मुझे बहुत पसंद है, कि आप सिंपल मैनिपुलेट करके जो x फंसा हुआ है उसको आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, फिर आप अपना कन्वेंशनल लगा लो न्यूटन लेबनीज। पर अगर आप x नहीं निकाल पा रहे बाहर, तब क्या करें, तब यूज होता है मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज। तो इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाती है बस, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव वाली होती है। तो ये अपना कन्वेंशनल एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ये जो आप लोग लिखना इतना हम लोग सीख चुके हैं अभी, कि जहां जहां टी लिखा है वहां वहां फाई टू मल्टीप्लाइड बाय फाई टू का डिफरेंशिएशन, माइनस जहां जहां टी लिखा है वहां वहां फाई वन माइनस साथ में उसका डिफरेंशिएशन। ये चेन रूल की वजह से इतना आता है। अब इसकी वजह से जो ये x फंसा हुआ है ना, इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा टर्म आती है जो कि पार्शियल डेरिवेटिव से आप सोच सकते हो। देखो मुद्दा क्या है, हम लोग एट द एंड ऑफ द डे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना चाहते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्लस में एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आप t को इग्नोर मारते हुए x के टर्म्स में पार्शियल डेरिवेटिव कर लीजिए। मतलब जो भी अंदर लिखा हुआ है, अगर एक x फंसा हुआ है अंदर, तो उस पूरे फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप लोग करना तो एट द एंड डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में चाहते थे। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, डेल g बाय डेल x, और बाकी सब सेम, उसका इंटीग्रेशन तो करना ही है। अच्छा, ये दोनों केसेस को कवर करता है। अगर x नहीं भी फंसा होता ना, अगर ये प्योरली फंक्शन ऑफ t होता, अगर ये g ऑफ t होता, तो ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ जाता, तो ये टर्म गायब हो जाती, और ये मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज जो है अपना बन जाता कन्वेंशनल न्यूटन लेबनीज थ्योरम। तो आइए इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे यूज होता है मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज थ्योरम। सो लेट अस से एक फंक्शन है f(x) जो कि इसके बराबर है। सो वी हैव टू प्रूव दैट f डबल डैश x प्लस a स्क्वायर fx इज इक्वल टू a टाइम्स gx। ये अपने को प्रूव करना है, मतलब डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं हमें fx का f डैश करना पड़ेगा। तो अब दिक्कत क्या है इसमें, इसको डिफरेंशिएट अगर हम करना चाहते हैं f डैश x, तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है, यहाँ t है, ठीक है, ये वाला x परेशान कर रहा है अपने को, ये x इज द कल्प्रिट जो हमें कन्वेंशनल लगाने नहीं देगा न्यूटन लेबनीज डिफरेंशिएशन। तो हम लोग मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज लगाएंगे। तो मॉडिफाइड में बस एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाती है, ये ध्यान रखना, बाकी जो आप पहले कर रहे थे वो करते जाना। सो कैसे क्या कर रहे थे हम पहले, कन्वेंशनल वे में, जहां जहां t लिखा है वहां वहां x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस लोअर लिमिट तो 0 है, उसका तो टेंशन ही नहीं है, बट फिर भी समझाने के तौर पे जहां जहां t लिखा है वहां वहां 0, और 0 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये वाला जो पोर्शन लिखा है, ये पहला ब्रैकेट जो लिखा है, दिस ब्रैकेट, ये अपना वही पुराना ही है, चल रहा है कन्वेंशनल न्यूटन लेबनीज। एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी ये पार्शियल डेरिवेटिव वाली, जिसको आपको ध्यान से समझना है, ये है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब अगर कोई x फंसा हुआ था ना, तो ये पूरे फंक्शन को आप x के रिस्पेक्ट में डेल ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, t को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हुए आप डिफरेंशिएट करो। तो अगर t कांस्टेंट की तरह, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसे ही होता है, x वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट, तो g ऑफ t कांस्टेंट, तो इसको इग्नोर मारा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, ये डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होता है। अब चेन रूल के हिसाब से हमें ax माइनस at का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, ये जो साइन के अंदर लिखा है। तो ax माइनस at का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, x के रिस्पेक्ट में। तो ax माइनस at का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है a, तो इसीलिए ये एक a एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो गया है। तो ये कहलाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। बाकी सब वही पुराना जो लिखा हुआ है, नो चेंज, बाकी सब इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ सेम चलता रहेगा। तो इस तरीके से मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज को यूज किया जाता है। सो इससे आगे आपका एफ डैश एक्स, क्वेश्चन ने एफ डबल डैश की भी चर्चा की है, ये एफ डैश एक्स आ गया। तो एफ डैश एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
सो दिस इज gx sin 0 मतलब 0, ये तो वैसे ही 0 है। तो अब जो f डैश x बचा है, f डैश x इज एक्चुअली द लास्ट टर्म इटसेल्फ। अच्छा, कोई डायरेक्ट न्यूटन लेबनीज लगा के बोलता है f डैश x 0 है, तो वो गलत हो जाता। काफी लोगों ने ऊपर जब हम क्वेश्चन डिस्कस करते ये किया भी होगा, तो ये एक्स्ट्रा टर्म आती है जिससे आपको थोड़ा सावधान रहना है। तो f डैश x मिल गया। अब फिर से लगाते हैं डिफरेंशिएशन, f डैश का डिफरेंशिएशन f डबल डैश। यहाँ पे अगेन इस x की वजह से हम लोग कन्वेंशनल न्यूटन लेबनीज नहीं लगा सकते, हमें मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज लगाना पड़ेगा। तो कैसे होगा, पहले कन्वेंशनल लगा लो जो लगाते हो आप। जहां जहां t लिखा है वहां वहां x का डिफरेंशिएशन 1, जहां जहां t लिखा है वहां वहां 0 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हो गया कन्वेंशनल। अब एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी, इस पूरे फंक्शन को हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो g ऑफ t कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और गेट इनटू द ब्रैकेट ax माइनस t का डेरिवेटिव हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो a आएगा। तो ये एक्स्ट्रा a उस वजह से आ गया, और एक ये बाहर a जो पहले से था, ये पहले वाला a और ये अभी जो आया है एक्स्ट्रा। सो दिस वे वी कैन से दैट f डबल डैश x जो है ये हो जाएगा cos 0 1, तो a ऑफ ga ये टर्म आ गया, ये तो 0 है, और ये टर्म बन जाएगी a स्क्वायर टाइम्स ऑफ दिस थिंग, जो कि ओरिजिनल fx ही है। इसको ध्यान से देखिए, यहीं से हमने शुरू किया था। सो ये fx के बराबर है। दिस वे आवर प्रूफ विल बी कंप्लीटेड। तो ये होता है मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज। मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज में बस क्या ध्यान रखना है आपको, कन्वेंशनल जो आप करते आ रहे हो वो आप करते चलो, एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये था मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज थ्योरम। नेक्स्ट कोई टॉपिक नहीं है, एक प्रोफाइल ऑफ प्रॉब्लम है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, विच इज कॉल्ड एक्चुअली डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस। आप टॉपिक की तरह भी सोच सकते हैं। तो एक प्रोफाइल ऑफ प्रॉब्लम है इस टाइप का, एक क्वेश्चन हम लोग एक ही क्वेश्चन से समझ लेते हैं। क्वेश्चन इज एफ एक्स इसके बराबर है अगर, तो एफ एक्स बताओ क्या होगा, मतलब पूरा एफ एक्स सिंप्लीफाई करके निकाल के देना है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज रिकॉल कीजिए आप, बहुत हेल्प करेंगे आपको इस क्वेश्चन में। तो इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है, लिमिट्स कांस्टेंट है 0 से 1, तो आप ध्यान रखना कि अपना इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होना है। तो सबसे पहला काम हम कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को 3 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी टी प्लस एफ ऑफ टी इंटू एक्स इंटू डी टी, ये 0 से 1, और तीसरा एफ ऑफ टी स्क्वायर डी टी 0 से 1। क्योंकि इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है, तो ये एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन के बाहर लिया जा सकता है, एक्स स्क्वायर 1 dt का इंटीग्रेशन 0 से 1, तो ये बन जाएगा प्योर एक्स स्क्वायर, इसमें कुछ करना ही नहीं है। सेकंड वाले में क्योंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, सॉरी t के रिस्पेक्ट में, तो ये x बाहर आ जाएगा, तो सेकंड टर्म बन जाएगी x इंटू इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ ऑफ टी डी टी। और सिमिलरली थर्ड टर्म में तो कुछ x फंसा ही नहीं है, तो थर्ड टर्म एज इट इज। तो आई होप ये स्टेप आपको क्लियर है कि ओरिजिनल क्वेश्चन कैन बी री रिटन लाइक दिस। अब इसमें आके अपन फंस जाते हैं, क्योंकि अपने को एफ ऑफ टी को इंटीग्रेट करना अभी समझ में नहीं आता कि इसको कैसे करें, और एफ ऑफ टी स्क्वायर को भी। बट द अंडरलाइंग स्टोरी हियर इज, है तो ये कांस्टेंट ही ना। कैन यू थिंक व्हाट विल बी सम वैल्यू, मतलब अगर किसी भी चीज को, जरूरी नहीं एफ जी, कुछ भी लिखा है यहाँ पे, कुछ भी लिखा है फाइव टी डी टी, बट इंटीग्रेशन 0 से 1 है। क्योंकि इंटीग्रेशन 0 से 1 है, तो आएगा तो ये सम रियल नंबर ही ना, एक कांस्टेंट ही आएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर फैमिली ऑफ फंक्शंस होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर, जिसके अपर लिमिट लोअर लिमिट कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर एक कांस्टेंट ही आता है, रियल नंबर ही आता है। तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये आप समझिए, पहली बार देख रहे हो तो अजीब लगेगा मे बी, शायद इन टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। तो ये जो भी आएगा आएगा तो एक कांस्टेंट ही ना, तो लेट से हम उसको a बोल देते हैं। सिमिलरली दूसरा जो है एफ ऑफ टी स्क्वायर डी टी, ये भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, ना तो ये t पे डिपेंड करेगा ना तो ये x पे डिपेंड करेगा, दिस विल बी सम कांस्टेंट रियल नंबर, तो उसको b बोल देते हैं। सो दिस वे वी कैन से दैट एक्चुअली एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है।
एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसका नाम एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है, जहां पे ए और बी की वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, बस वो ए और बी की वैल्यू कहीं से पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको ध्यान में रखिएगा, तो इसकी मदद से हम लोग ए और बी भी निकाल सकते हैं। इसी की मदद से, इसके अंदर ए और बी फंसा हुआ है और इसी से ए और बी निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखो ए हमने किसको बोला है, ए हमने बोला है इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ ऑफ टी डी टी। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, मैं आपसे एफ ऑफ 0 पूछूंगा तो आप क्या करोगे, एक्स को 0 डाल दोगे। मैं आपसे बोलूंगा एफ ऑफ 1 कितना है तो आप बोलोगे सर एक्स को आप 1 डाल दीजिए। मैं पूछूंगा एफ ऑफ लेट से 15 कितना है तो आप बोलेंगे एक्स को 15 डाल दीजिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ ऑफ टी कितना होगा, एफ ऑफ टी क्या होगा, एफ ऑफ टी कितना होगा, तो जवाब यही होना चाहिए सर इसमें एक्स को आप टी डाल दो। एफ ऑफ टी का मतलब हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस बी, इजंट इट, टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस बी। तो इसीलिए ए लिखा जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, ये है आपका एफ ऑफ टी। ये एफ ऑफ टी तो था, उसको हमने ऐसे लिख लिया और इसको आप सॉल्व कर लो, है ना मजेदार चीज। और एग्जैक्ट सेम वे में अब बी क्या होगा, बी है एफ ऑफ टी स्क्वायर डी टी, बी का मतलब है इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ ऑफ टी स्क्वायर। तो एफ ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, ये एक्चुअली लिखा है एफ ऑफ टी स्क्वायर, पूरा चीज एफ ऑफ टी स्क्वायर है। अब आप इसको टी के टर्म्स में इंटीग्रेट कर दो। बस आप ये मत भूलिएगा कि ए और बी कांस्टेंट नंबर हैं, दे आर सम रियल नंबर्स, दे आर सम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है बट हमें इतना गारंटी पता है कि वो एक्स और टी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो कांस्टेंट है। तो आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो, दो इक्वेशन दो अननोन बनेगा, उन दोनों की मदद से आप ए और बी की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो। ए पता चल गया, बी पता चल गया, पूरा क्वेश्चन ही खुल गया। एंड द फाइनल आंसर टर्न्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 3x/5 माइनस 19/30। तो इस तरीके से ये सवाल बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इवेल्युएटिंग इंटीग्रल्स डिपेंडेंट ऑन अ पैरामीटर, एंड माइंड यू दिस इज नॉट इन द जेईई सिलेबस, जस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट, कंप्लीशन ऑफ नॉलेज हम लोग इसको ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें एक पैरामीटर के टर्म्स में दिया रहता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। वी डिफरेंशिएट द आई विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर within the sign of integrals, taking the variable of integrand as constant, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं और फिर जो फंक्शन आता है पैरामीटर का उसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करते हैं। अब ये क्या है, ये सब आपको थोड़ा डरावना लग रहा होगा, तो एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस स्टार्ट बाय टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल। तो सपोज क्वेश्चन है कि भाई आई जो है वो है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी डी एक्स 0 से π/2, सी इज पैरामीटर, सी इज सम पैरामीटर। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, तो कन्वेंशनल अप्रोच क्या कहता है, कन्वेंशनल अप्रोच आप लोग बोलोगे सर एक काम करते हैं, एक्स पैरामीटर है तो उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हमने एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट डाली π/2 और 0 और अपना आंसर निकाल दिया। तो ये फाइनल आंसर आएगा साइन सी प्लस कॉस सी, which of course I is a function of C, ये हम लोग बोल सकते हैं। देखो आंसर से भी आपको पता चल रहा है I is a function of C। ये कन्वेंशनल विजडम कहता है कि ऐसा सॉल्व कर लो। अब ये जो टॉपिक है अपना, जो बोलता है कि इवेल्युएटिंग इंटीग्रल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अ पैरामीटर, तो ये बोलता है आपको कि आप पहले डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर अप्रोच, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन टाइप का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका फाइनल जो आंसर आएगा, हम लोग अभी बात कर चुके हैं कन्वेंशनल अप्रोच पे, फाइनल आंसर इज अ फंक्शन ऑफ सी। ना तो ये एक्स पे डिपेंड करेगा, मतलब एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ सी पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन को अंदर भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में है, डिफरेंशिएशन सी के रिस्पेक्ट में है, तो उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। सो यू कैन टेक द डिफरेंशिएशन इनसाइड, और इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी, मतलब एक्स को कांस्टेंट, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसको कांस्टेंट मानते हुए आप लोग पैरामीटर के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे। तो साइन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स प्लस सी, और अपना सी फिर चेन रूल से डिफरेंशिएशन आके 1। फिर ये जो डी आई बाई डी सी आया है, डी आई बाई डी सी आया है, इसमें आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे
अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे तो आपको आई डैश सी मिल जाएगा, मतलब डी आई अपॉन डी सी मिल जाएगा। सो डी आई अपॉन डी सी जो है वो मिल गया। तो अगर डी आई अपॉन डी सी मिल गया है तो उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन सी के रिस्पेक्ट में होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर लेंगे हम सी के रिस्पेक्ट में। दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन में थोड़ा सा वैल्यूज डाल के जज करते हैं कि वो कांस्टेंट क्या होना चाहिए। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में जैसे ये है, सपोज यहाँ पे अगर मैं c 0 लेता हूँ तो c 0 लेने पे ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 से पाई बाय 2 sin x dx। तो sin x dx 0 से पाई बाय 2 होता है 1, मतलब c 0 1 का मतलब है i वैल्यू ऑफ i एट c इज इक्वल टू 0 इज 1। तो i 0 1 डाल के आप k आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो फंक्शन वही निकल के आया है फाइनल। एक बार आप लोग वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिएगा कि कौन से स्टेप में डिफरेंशिएशन किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है और इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक, इट मे साउंड कंफ्यूजिंग टू यू एट फर्स्ट, पर आपका ये रहेगा कहना सर कन्वेंशनल अप्रोच से आ तो रहा है आंसर, कन्वेंशनल अप्रोच से इतना बढ़िया सा आ तो रहा है आंसर, व्हाई डूइंग दिस टाइम पास। तो भाई मैंने एक इजी एग्जांपल लिया है ताकि आप इसको फील कर सको, समझ सको कि हाँ वाकई में ये आंसर सेम आते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम इसका ऐसे थोड़ी ना बनेगा। एक्चुअल प्रॉब्लम आपको ऐसे क्वेश्चन में बनेगा जब आप इसको इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे। ये जो आता है ना, जब ये नॉन इंटीग्रेबल हो जाता है तब ये टेक्निक बहुत काम आती है, क्योंकि तब आप क्या कर रहे हो, आप पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से एक नॉन इंटीग्रेबल इंटीग्रेशन को इंटीग्रेबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हो। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा। सो लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। अभी एज ऑफ नाउ इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको इंटीग्रेट आप नहीं कर पाओगे, यहाँ पे एक dx आना चाहिए। तो ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो हम पैरामीट्रिक अप्रोच क्या लगाएंगे, हम कहेंगे बिकॉज इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, अपर लिमिट लोअर लिमिट कांस्टेंट नंबर्स हैं, मतलब जो भी फाइनल आंसर आएगा वो इस पैरामीटर b के रिस्पेक्ट में आएगा। सो वट एवर इज रिटर्न इट इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ b। तो हम b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b है, ट्रीट x एज अ कांस्टेंट। तो अगर x कांस्टेंट है तो ये ln x भी कांस्टेंट होगा, x पावर b माइनस 1, x पावर b माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x पावर b इंटू ln, एक मिनट, x पावर b में ये x जो है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a पावर x ln a। तो x पावर b का डिफरेंशिएशन होगा x पावर b ln x। यस, देखो इट मे साउंड कंफ्यूजिंग, बी वेरी केयरफुल। 2 पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 पावर x ln 2, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। x पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है। अभी हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन b के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अपने स्टेप में b जो है वो वेरिएबल है और x कांस्टेंट है, b वेरिएबल है और x कांस्टेंट है। तो जब मैं x की पावर b बात कर रहा हूं, x को कांस्टेंट रखने का है, b को वेरिएबल रखने का है। क्योंकि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर इसका डिफरेंशिएशन तो ये होता है, तो ये कब, ये इसका डिफरेंशिएशन b इंटू एक्स पावर b माइनस 1 होता है। ये कब, जब b कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। जब b कांस्टेंट और x की टर्म्स में डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पे उल्टा चल रहा है, b वेरिएबल है और x कांस्टेंट है। तो x कांस्टेंट लेट्स से 3 की पावर b होता, तो 3 की पावर b का डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं आप, 3 की पावर b ln 3, 3 पावर b ln 3, अगर डिफरेंशिएशन b के रिस्पेक्ट में चलता। तो सेम वे में x पावर b का डिफरेंशिएशन वेयर x इज कांस्टेंट होगा x पावर b ln b। तो ये बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। और मजेदार बात देखो, ln x कट जाता है तो ये बन जाता है x पावर b 0 से 1। तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो अपने को डायरेक्टली मिल जाएगा dib अपॉन db का वैल्यू। सो द होल पॉइंट हियर इज, ओरिजिनल जो गिवन है वो इंटीग्रेट नहीं हो रहा था, बट ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करने पे जो नया इंटीग्रेशन बना वो एक इजी इंटीग्रेशन बना।
ये इंटीग्रेशन इजी बन गया और जो गिवन था वो इजी नहीं था, तो इसीलिए हम ये तकड़मबाजी करते हैं। और एक बार आपको ये मिल गया तो फिर आप आई ऑफ बी निकाल सकते हो। अब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू बी कर लो, आप बी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। और इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप ओरिजिनल क्वेश्चन में b को 0 रख लेना। यहाँ पे सपोज b अगर 0 होता तो x पावर 0 होता 1, 1 माइनस 1 0। तो ये आप ओरिजिनल क्वेश्चन से वैल्यूज रख के जज करेंगे। सो दिस मीन्स द फाइनल आंसर विल बी आई ऑफ b विल बी log b plus 1e। मतलब अगर मैं यहाँ पे b की जगह 3 रख के आपसे पूछूं तो आप आंसर देंगे ln 4। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पावर 4 माइनस 1 dx अपॉन ln x, ये इंटीग्रेशन अगर मैं पूछता हूँ 0 से 1, मतलब मैं b की वैल्यू 4 रख के पूछ रहा हूँ, तो आप आंसर क्या देंगे ln 4 प्लस 1 ln 5। तो इस तरीके से पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन वर्क करता है। सिमिलरली आप सेकंड एग्जांपल समझिए, ये एक पैरामीट्रिक आंसर आएगा, आंसर फाइनल आंसर x की टर्म्स में नहीं, फाइनल आंसर a पे डिपेंड करेगा, तो हम a के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद जो इंटीग्रेशन बना है उसको सॉल्व करेंगे। वो कैसे सॉल्व किया जाता है ये सब आपको पहले से आता है, ये आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी अपना बनेगा आई पे पूरा खेल आ जाएगा, एक्स सारे गायब हो जाएंगे और वो आप फिर इंटीग्रेट कर लेंगे ए के रिस्पेक्ट में। तो ये आपके पास पूरा सोल्यूशन है, आप इसको रेफर कर सकते हो। ओके, सो सेकंड प्रॉब्लम प्लीज आप खुद से एक बार ट्राई करो और जहां भी आप अटक रहे हो, जहां भी आपको कंफ्यूजन है, आप प्लीज इस सोल्यूशन को रेफर कीजिए एंड ट्राई टू रिलेट दिस थिंग। ऑल्दो दिस थिंग इज नॉट इन जेई सिलेबस, तो ज्यादा लोड लेने वाली चीज नहीं है, बट स्टिल you should know it for the completion of subject.